crystal structure, interatomic forces, लास्ट क्लास ही हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, इंटरएटॉमिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, और इस पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कैसा होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के लिए, ये हमने देखा। फोर्स का नेचर कैसा चेंज होता है डिस्टेंस के साथ, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो सेपरेशन है उसके साथ फोर्स का वैल्यू कैसे चेंज होता है, ये हमने देखा। फिर डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जीज के कॉरस्पॉन्डिंग जो मटेरियल है वो किस स्टेट में होता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो हम कहेंगे वो सिस्टम सॉलिड स्टेट में मिलेगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी इंटरमीडिएट है तो हम कहेंगे लिक्विड स्टेट में। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू करीब करीब 0 है तो हम कहेंगे वो गैसेस स्टेट में मिलेगा। आज हम बात करते हैं क्रिस्टल बाइंडिंग। घनश्याम नूवाल, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, MLB गवर्नमेंट कॉलेज फिल्म। ये जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हमने देखा, इसमें ये वैल्यू -u0 के इक्वल, ये बाइंडिंग एनर्जी। इससे दो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, जैसे एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन हमने लिया R। डिफरेंट R के लिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ये वाला हो गया। R = R0 अगर है तो हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। R0 से सेपरेशन ज़्यादा हो गया तो अट्रैक्टिव फोर्स, R0 से सेपरेशन कम हो गया तो रिपल्सिव फोर्स। अब एक एग्जांपल अपन देखते हैं। द एनर्जी ऑफ द टू पार्टिकल इन द फील्ड ऑफ ईच अदर एट अ सेपरेशन ऑफ R इज गिवन बाय दिस। ये एनर्जी है, फाई पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इज इक्वल टू -α/r प्लस β/r⁸ where alpha and beta are constant, at what separation they will form a stable compound। अब स्टेबल कंपाउंड का मतलब हो गया हमें क्या चीज़ निकालना है, ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्स के लिए ग्राफ करीब करीब इस तरह का हो गया। इक्विलिब्रियम में ये सेपरेशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू ये -u0। हमें चाहिए कि ये R0 का वैल्यू कितना है, ये पूछ रहा है। एट व्हाट सेपरेशन दे विल फॉर्म ए स्टेबल कंपाउंड। स्टेबल कंपाउंड इस पॉइंट पर बनेगा। इस पॉइंट का मतलब हो गया इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट का स्लोप 0 आना चाहिए। टेंजेंट का स्लोप 0 आना चाहिए, माना d∅/dr का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन अपन लिख सकते हैं d∅/dr इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा α/r² माइनस 8β/r⁹ ये d∅/dr का वैल्यू हो गया, और 8 r = r0, d∅/dr का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो यहाँ वैल्यू रख दें हम लोग, α/r0² माइनस 8β/r⁹ = 0, या r⁻r⁷ इज इक्वल टू 8β/α, या r0 इज इक्वल टू 8β/α⁻⁴ ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में इनके बीच में
मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में सेपरेशन कितना होना चाहिए, इसके इक्वल। अगर हमें ये पूछा है कि इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा, वो भी हम निकाल सकते हैं इसी रिलेशन में। इसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी पूछता है तो हम लिख सकते हैं U0 इज इक्वल टू माइनस एल्फा अपॉन R0 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय R0 रेज़ टू पावर 8। R0 का वैल्यू यहाँ रख दो, ये बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी माइनस एल्फा अपॉन R0 मैंने एल्फा डिवाइडेड बाय 8 बीटा रेज़ टू पावर 1/7 प्लस बीटा एल्फा डिवाइडेड बाय 8 बीटा रेज़ टू पावर 8/7। ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। तो डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं इसको, या इक्विलिब्रियम में इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, ये पोजीशन हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्रिस्टल बॉन्डिंग्स। बॉन्डिंग्स इन ए क्रिस्टल आर क्लासिफाइड इन 5 टाइप्स। ये जो बॉन्डिंग्स होती है, जिस मॉलिक्यूल्स में आपस में जो फोर्स एक्ट करता है, वो जो फोर्स एक्ट करता है उसको हम बॉन्ड्स बोलते हैं। और ये जो फोर्स इसको हम क्लासीफाई करते हैं 5 तरह से। पहला आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब हो गया जिसमें एक एटम, और ये दूसरा एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम में इलेक्ट्रॉन एक्सिस होगा, दूसरे में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगी। एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना दूसरे को दे देता है और इस तरह से इंटरेक्शन अगर होता है तो इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। डिटेल अपन हर एक का डिटेल अभी और बात करेंगे। नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि एक एटम आपके पास यहाँ है, एक एटम आपके पास यहाँ है, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। ये और ये दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन्स का आपस में शेयर करते हैं, इसको बोलते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड हम कहते हैं कि ये जैसे कोई भी क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में कई सारे एटम्स हैं, ये एटम्स हैं, और इन एटम्स के बाद में आउटरमोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ बाउंड नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली इस क्रिस्टल में कहीं भी मूव करने के लिए फ्री है। तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में है वो किसी एक एटम के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है, ये पूरे क्रिस्टल में कहीं भी मूव कर सकता है। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन होता है इसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। वान डेर वाल फोर्सेस हम कहते हैं कि ये जो क्रिस्टल है उसमें ये पोलराइज मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। एक में मॉलिक्यूल बनता है वो पोलराइज, दूसरा मॉलिक्यूल पोलराइज। पोलराइज मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है, ये जो फोर्स एक्ट करता है बहुत वीक फोर्स होते हैं ये। इन फोर्सेस को हम बोलते हैं ये वान डेर वाल फोर्सेस या वान डेर वाल बॉन्ड। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये नेचर वान डेर वाल फोर्स जैसा ही होता है, इसमें स्पेशल केस है कि इसमें एक एटम अगर हाइड्रोजन का हो तो दो एटम्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बॉन्ड के टाइप से हम लोग मटेरियल को जनरली 5 तरह से क्लासिफाई करते हैं। जो ये एटम इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, इंटर मोलिकुलर इंटरेक्शन है, ये जो बल लगते हैं एटम्स में मॉलिक्यूल्स के बीच में, इनको हम 5 तरह से डिफाइन करते हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, धात्विक बंध, मेटेलिक बॉन्ड को धात्विक बंध, वान डेर वाल बॉन्ड और हाइड्रोजन अबंध। तो इससे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट अब एक एक बॉन्ड को हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। हमने आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, वान डेर वाल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड्स हमने देखें। अब एक एक बॉन्ड्स को हम देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड जिन मटेरियल्स में होता है उन मटेरियल्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी है, वो हम देखेंगे। आयनिक बॉन्ड हम कहते हैं द बॉन्ड फॉर्म फ्रॉम द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ वन एटम टू दैट ऑफ अनदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। एक एटम अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को ट्रांसफर कर देता है और इस तरह से बॉन्ड हो रहा है, उसको बोलते हैं
आयनिक बॉन्ड। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कोहेसिव एनर्जी को सहसंजक ऊर्जा भी बोलते हैं। सहसंजक ऊर्जा का मतलब ये जो बॉन्ड्स होते हैं उन बॉन्ड्स को आकर्षण बल से रिमूव हटाना है तो कितना एनर्जी उसको देना पड़ता है, उसको बोलते हैं कोहेसिव एनर्जी, सहसंजक ऊर्जा। जितनी सहसंजक ऊर्जा ज़्यादा होती है वो बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसको बोलते हैं कोहेसिव एनर्जी। नेक्स्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसका। ये जो आयनिक बॉन्ड्स जिसमें होते हैं उसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। वो ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हार्ड होते हैं। जो मटेरियल्स बनते हैं जिसमें इस तरह का आयनिक बॉन्ड, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये हार्ड होते हैं। और ब्रिटलनेस मीन्स ये आसानी से टूट जाते हैं, खींचते नहीं, टूट जाते हैं। नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इनके, क्योंकि ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से अगर हमें बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस बढ़ानी है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट चूँकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं तो इस मटेरियल में कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर अवेलेबल नहीं है तो उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव नहीं कर सकते, तो ये पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो गए। नेक्स्ट सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज वाटर में जैसे अब आयनिक क्रिस्टल को अगर हम डालते हैं तो वो तुरंत आयनाइज हो जाते हैं, तो ये सॉल्युबल हो जाते हैं। ये पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, और इनका जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो नॉर्मल सामान्य विशिष्ट ऊष्मा होती है। इनके जो एग्जांपल्स हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl, CaCl, लिथियम फ्लोरीन, लिथियम क्लोराइड, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। ये एक एग्जांपल और देखो, सोडियम क्लोराइड में सोडियम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो ये जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है क्लोरीन में, तो जो फाइनल होता है क्या होता है, इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का जो आउटर ऑर्बिट है वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ चला गया तो ये सोडियम क्लोराइड ये क्रिस्टल बन जाता है। तो ये आयनिक बॉन्ड का एक एग्जाम्पल हमारे पास हो गया। इसी को अगर हम 3 डायमेंशन देखें तो ये न्यूट्रल सोडियम एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो सोडियम पॉजिटिव आयन बन गया, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, प्रोटॉन 11 है, तो सोडियम पॉजिटिव आयन हो गया। ये न्यूट्रल क्लोरीन एटम है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से इसमें अगर आता है तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ये नेगेटिव आयन बन गया, तो एक पॉजिटिव आयन हो गया, ये नेगेटिव आयन हो गया। तो 3 डायमेंशन अगर हम सोचें तो ये क्रिस्टल का नेचर इस तरह, जो स्ट्रक्चर वो इस तरह का बन जाता है। ये जो पर्पल कलर में है ये सारे सोडियम एटम्स हैं, और ग्रीन कलर में जो शो कर रखा है वो क्लोरीन एटम्स हैं। तो ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो गया। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल, इसको हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी आयनिक क्रिस्टल की कैसे होती है। कोई भी सोडियम एटम जो है उसमें स्ट्रॉन्ग एफिनिटी इलेक्ट्रॉन्स की कैसे होती है उसको, और कौन कौन सी तरह की पोटेंशियल एनर्जी इसकी होती है, और इन एटम्स को ब्रेक करने के लिए हमें कितना एनर्जी देना पड़ता है, ये सारी एनर्जी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।